करते हैं फ्रेशर से तो आप बन जाते हैं कोर की तरफ आपकी यात्रा होती है कि अभी आप फ्रेशर हैं मगर आप चीजों को करना शुरू कर दे हैं, जानना शुरू कर दे हैं, यानी इस बिजनेस की सभी सिस्टम एक्टिविटी को समझना और करना शुरू कर दिए हैं। और समझना और करना तब आपको आता है जब आप अपने किसी अधीनस्थ या ट्रेंड पेलिकन के साथ आप रहते हैं, किसी विषय के साथ काम करना, तब आपके अंदर ये कोर भाव बिल्ड होता है। जिस समय पहले फ्रेशर था, कुछ नहीं जानता था, तो आप भी फ्रेशर है तो आप कुछ नहीं जानते, तो आप देखेंगे कि जब कोई एक लायर, एक कानूनी शिक्षा लेने के बाद वह सीधे वकील नहीं बनते, वह एक उनके एक मेंटर होते हैं, यानी वह उनके एक जो पहले से विशेषज्ञ हैं वह उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस करता बंदा, तब वो जाके एक बड़े वकील बनते हैं। एक बड़े डॉक्टर्स के सानिध्य में वो काम करते हैं, तो धीरे धीरे वो अब उस चीज को वो प्रैक्टिकली समझना शुरू करते हैं। फिर आप देखेंगे एक आईपीएस जब सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग करके आते हैं, तो डायरेक्ट उनको जिले का चार्ज नहीं मिलता, तो फिर वो क्या करते हैं, पहले जो उनकी पोस्टिंग होती है वो एडिशनल एसपी के तौर पे होती है। वह भी वो थाने पे जाके सीखते हैं एसएचओ के साथ कि कैसे एफआईआर लिखा जा रहा है, सीओ के साथ काम करते हैं। फिर धीरे से वो अपने छोटे साथ साथ अपने सीनियर के अधीनस्थ तो काम करते हैं और धीरे धीरे करके वो चीजों को सीखते हैं, तब वह इस फील्ड में परिपक्व होते हैं। और वैसे ही आप फ्रेशर हैं तो आपका जो एक इमीडिएट अपलाइन एक होना चाहिए, वो आपसे विशेषज्ञ होना चाहिए, उसके साथ रहेंगे कुछ दिन तक, जिसको आप कहते हैं जोड़ी बना के काम करो। तो जोड़ी लंगोटिया वाली जोड़ी नहीं होनी चाहिए, खाली बात व्यवहार की जोड़ी नहीं होनी चाहिए, दोनों में ट्यूनिंग बनता है इसकी जोड़ी नहीं होनी चाहिए। हम जिस व्यक्ति से जोड़ी बनाए वह हमसे विशेषज्ञ होना चाहिए, फिलहाल उस लेवल का तो विशेषज्ञ होना ही चाहिए। तो उसके साथ अगर आप रहेंगे, हम रहते हैं, तो धीरे धीरे हम भी ट्रेंड पेलिकन के साथ रहेंगे, तो हम भी धीरे धीरे कहानी सुने होंगे आप, हमारे अंदर भी एक कोर का भाव विकसित हो जाएगा। अब आप कंप्लीट कोर बनेंगे। तो फ्रेशर से आपकी यात्रा हुई कोर। कोर कब बने आप, किसी ट्रेंड पेलिकन के साथ रह के, किसी पहले से विशेषज्ञ जो इस बिजनेस में अच्छी जानकारी रखता है उसके साथ रह के। जैसे ये 2 स्टेप आप पूरा करते, ये आपके जीवन का सेकंड काल है, ये सेकंड फेज से आप गुजर रहे हैं। पहले फ्रेशर का फेज था, अभी कोर के फेज में आप आ चुके हैं। अब थर्ड जो होने वाला है, ये कोर होते ही आप टीम का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, स्वयं होना शुरू हो जाएगा। सच कहें तो कोर होने से ही, यानी किसी विषय के साथ रहेंगे तो कोर हो जाएंगे, अब टीम स्वयं बनना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैं अपनी कहानी को, मैं जुड़ा आगरा में, तो फ्रेशर तो मैं नहीं कर पाता था काम, 1 साल तक काम नहीं कर पाया। तो मैंने क्या किया, अपने जो मेरे एक्टिव अपलाइन थे, जो मुझसे कई गुना 1000 गुना ज्यादा जानते थे और जो कर चुके थे, उनके साथ में रहा। तो उनके साथ रह के उनके गुणों को मैंने सीखा। कुछ चीजें ऐसी भी थी जो मुझे नहीं सीखनी है, नहीं देखनी है, अनदेखा किया मैंने। अपने मतलब की चीज में निकाल के, मतलब का मतलब सिस्टमेटिक चीजें जो सही है, वो मैंने राइट वे जिस तरह वो चल रहे थे मैंने अपने अंदर लाया। तो धीरे धीरे करके मैं कोर बना। तो ऐसा होने मुझे 1 साल का वक्त लगा, तब मेरी टीम बनी। इसलिए मेरी कहानी भी कहती है कि मैं 9 महीने में 2 कर पाया था। वो इसीलिए क्योंकि मैं कोर नहीं था। तो जब मैंने सीख लिया, फिर मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरी टीम बननी शुरू हो गई। और जब टीम मेरी बननी शुरू हो जाएगी, आप कोर बन जाएंगे, तो डेफिनेटली टीम बनी ही बनेगी। अब आप एक अलग काल में पहुंच रहे हैं, एक अलग फेज में पहुंच रहे हैं, जो आप टीम का निर्माण करना शुरू कर रहे हैं। तो अब इस समय क्या करना चाहिए हमें, अब यहां से तैयार होता है आपका फाउंडेशन। यहां से फाउंडेशन तैयार होगा। अब आपको बिजनेस गोल क्या होना चाहिए, अब आपका गोल क्या होना चाहिए। तो कई लोग यहीं से पिछड़ जाते हैं और कई लोग यहीं से अपने आप को दमदारी बिल्ड करते हैं। अब आपको यहाँ 2 चीजों का ध्यान रखना है। आपको गोल हो जाना चाहिए, बिजनेस गोल क्या होना चाहिए, तो 2 गोल होना चाहिए। एक तो आपको स्ट्रक्चर, आपको बिजनेस पूरा स्ट्रक्चर का खेल है। आपको ढेर सारे शेफ साहब में लीडर मिलेंगे, किसी की टीम ज्यादा है मगर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो पैसा कम पाएंगे आप। तो पूरा कलाकारी जो गोल है, ये इसी फाउंडेशन, इसी समय जो फाउंडेशन मकान बनाने वाले हैं, जो एक सपनों का महल, जो एक बढ़िया बिजनेस करने वाले हैं,
स्ट्रक्चर वो बैलेंसिंग करना चलना, 1:1 या 1:1 ना भी तो दोनों दमदारी से अभी से लेके चलना है। ये नहीं कि सर आप मेरा चला दीजिए अपलाइन को, मैं एक चला लेता हूं, इस टाइप की मिल जाए ऐसा सहयोग तो अच्छी बात है, मगर इस तरह से जो लोग काम करते हैं बाद में पछताते हैं। मैं खुला बोल रहा हूं, आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मैं स्ट्रक्चर बहुत शानदार बनाऊंगा, क्योंकि ये पूरा गेम स्ट्रक्चर का है। अगर आप इसमें फेल हुए तो आप हमेशा कमजोर लीडर बने रहेंगे, और कमजोर होना जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। तो स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए, आपको ही बैलेंस करने आना चाहिए, टाइम मैनेज आपको करना है, देखना आपको है, अपलाइन का सिर्फ मदद लेना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। स्ट्रक्चर का खेल है पूरा, पैसे नहीं बना पाएंगे अगर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और उसके बाद स्ट्रक्चर के साथ साथ फिर एक कल्चर जानना है। कल्चर क्या है? अब आप एक कल्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर से बनेगा यानी आपकी टीम बनेगी। ये कल्चर स्ट्रक्चर से करने से एक बनेगी टीम। अब टीम में आपका कल्चर क्या है? अब कल्चर मतलब ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो शहरों में होता है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है IIT, दोनों के सिलेबस सेम है, पढ़ाई लिखाई सेम है, जो बुक किताबें हैं सेम है, इवन दोनों जगह प्रोफेसर ही पढ़ाते हैं। लेकिन IIT में पढ़ने वाला बच्चा और एक सामान्य इंजीनियरिंग से करने वाले बच्चे में अंतर इतना ज्यादा क्यों हो जाता है? बहुत ज्यादा अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर क्यों हो जाता है? सिर्फ एक चीज का अंतर है, मात्र कल्चर का अंतर है। तो अब आपकी जहां से आईडी है वह एक कल्चर है, टाटा एक कल्चर है, एप्पल जो कंपनी है पूरा एक कल्चर है। इस बिजनेस में भी जहां से आपकी आईडी है, रॉयल ड्यूमस्ट्री में कल्चर है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में कल्चर है, मगर उस कल्चर में भी जहां से आपकी आईडी एज ए लीडर आप प्रभावित करने वाले हैं अपनी टीम को, और आपकी टीम का कल्चर बनता है आपसे। तो कल्चर कैसा होना चाहिए? वो कल्चर होगा आपका व्यक्तित्व, आपका जो व्यक्तित्व है उससे कल्चर बनने वाला है। तो क्या उसमें प्रमोशन का कल्चर है? क्या उसमें टारगेट जीतने का कल्चर है? क्या उसमें टाइम पे आने का कल्चर है? अभी कल्चर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें पूरा व्यवसायिक जीवन क्या है आपकी टीम का, वहां लोग रख रखाव क्या है, रहन सहन क्या है, वर्किंग स्टाइल क्या है, शेड्यूल क्या है, बातचीत का तौर तरीका क्या है, पूरा होल जो व्यवसायिक जीवन है वह एक कल्चर है। अगर वह कल्चर स्टार वर्क जैसा होगा, टाटा जैसा होगा, तो आपकी टीम हमेशा टॉप पे बने वाली है। अगर वो कल्चर खराब हुआ, वहां पे राजनीति है, वहां पे कानाफूसी है, वहां पे लेजी लोग हैं, वहां पे झूठ बोलने वाले लोग हैं, यह भी एक कल्चर है। अगर इस टाइप का कल्चर डेवलप हुआ तो आपका ये स्ट्रक्चर भी नष्ट हो जाएगा और टीम भी खराब हो जाएगी। और ये खतरा आता ही है जीवन में अगर इससे सतर्क नहीं रहेंगे तो अगर आप फिट रहेंगे। अब मैं उदाहरण लेता हूं, हम सभी के पथव्रत श्रीमान नरसिंहवाल साहब को, वो उनका जो रहन सहन है, उनका जो वर्क एथिक्स है, सर के वर्क एथिक्स देखेंगे तो सर के जो नीचे खासकर 1 2 3 4 3rd 4th जनरेशन तक अगर आप लीडर्स को देखेंगे तो आप वो सभी आप ग्रेट पाएंगे। जैसा आपके टीम में श्री सुनहरी लाल जी एक तरफ देखेंगे, श्रीमान माधव सर, श्रीमान विजयपाल सर, अगर ऐसे आप देखेंगे नीचे तो कल्चर सर को लोग फॉलो करते हैं और उनमें आप कोई त्रुटि नहीं पाएंगे। आप व्यवसायिक तौर पे तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। आप एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं वो लोग, एक ड्रीम है उन सभी जैसा बनना। तो ये कब कब क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि और भी तो अपलाइन सेफ साहब में रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। तो उनका क्या हुआ? तो एक आपके अच्छे होने से टीम को बहुत फायदा मिलता है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं कि हम उनके साथ हैं, लेकिन हम जहां से हैं हमारा भी कल्चर वहां से शुरू होता है। तो ये बिजनेस में सच बताएं तो 2 ही गेम है, बिजनेस, परिवार, देश, सब जगह यही काम करता है।
यूरोप का अपना एक कल्चर है, मिडिल ईस्ट का अपना एक कल्चर है, और साउथ अफ्रीका का भी अपना एक कल्चर है, और पाकिस्तान का भी अपना एक कल्चर है। ये कल्चर तय करता कि वहां पे बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। वहां पे हरियाणा का एक कल्चर है कि वहां पे खिलाड़ी निकलेंगे। बिहार का अपना एक कल्चर है कि कोई ज्यादा रोजगार नहीं तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपी में कल्चर यूपीएससी की तैयारी करेंगे। गुजरात का एक कल्चर है, एनआरआई बनेंगे, बिजनेस खड़ा करते हैं। ये कल्चर, आपकी टीम में कल्चर क्या है? टारगेट जीतने का है, डायमंड बनने का है, हिस्ट्री लिखने का है, सेल निकालने का है, क्या है कल्चर? ये आपसे तय होगा। अगर नहीं है तो इसे आप बदल डालें। जैसे पहले एसबीआई बैंक का कल्चर कैसा था? बहुत खराब था। आप पैसा जमा करने जाइए, उसका एम्प्लॉय ठीक से बात नहीं करता था, बहुत खराब कल्चर। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उनके सीनियरों को पता चला, और आज के डेट में एसबीआई के जो एम्प्लॉय हैं उसको तो उन्होंने चेंज करा पूरा कल्चर, क्योंकि वो प्राइवेट बैंकों से नीचे जा रहे थे, एचडीएफसी, आईसीआई वगैरह से। तो धीरे धीरे उन्होंने कल्चर बदला, एसबीआई फिर से वो आ गया। वो एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है जो मर्ज नहीं हुआ। तो आप समझ पा रहे होंगे, मैं बता कम रहा हूं, आपको समझना ज्यादा है कि आपको कल्चर और स्ट्रक्चर ये दोनों याद रखिएगा लाइफ टाइम। इसी से आप मनी बनाने वाले हो, इससे डुप्लीकेशन होने वाला है। यही आपकी स्ट्रेंथ। ये जहां गड़बड़ हुआ आप धड़ाम से नीचे गिरेंगे, चाहे आज कितने भी बड़े मुकाम पे आप हो तो। और जैसे ही आप टीम बनती है तब आपके अंदर एक भाव आ जाता है, अब आपको एक रोल अदा करना है, वो है लीडरशिप। अब आप एक अलग फेज पे पहुंच चुके हैं। पहले आप फ्रेशर थे, फ्रेशर से किसी के साथ काम किया, आप कोर बने। कोर जैसे ही बने तो आपकी टीम बनी। टीम में आपने कैसा बना दिया? बढ़िया टीम बना दिया, स्ट्रक्चर के साथ बैलेंसिंग टीम बने। आप रुपया कमाने लगे। अब अगर पास लो हो गए, अब आप किस पोस्ट पे पहुंच चुके हैं? लीडरशिप पे के पायदान पे पहुंचे। अब आप लीडरशिप है, लीडर हैं। तो लीडर क्या, कौन है? ये तो आपका लीडर्स का मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है। कुछ पॉइंट हमने कवर किया जो प्रैक्टिकली होना करना ही है। तो आपको एक तो कम्युनिकेशन, यानी एज ए लीडर तो आपको बातचीत तौर तरीका ये अच्छा आना चाहिए, अपने डाउन से, अपने साथियों से बात करना और अपने अपलाइन दोनों से। तो एक लीडिंग रोल में है आप। तो कैसे लीडर मीन्स आपसे बातचीत होनी चाहिए, पूरा नेटवर्क आपसे जुड़ा होना चाहिए, कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। कनेक्शन, जहां कम्युनिकेशन टूटा, गैप हुआ या टूटा, वहां मतभेद हुआ, वहां बिजनेस गड़बड़ाया। तो आपको बातचीत हो, चाहे टेलीफोनिक वार्ता हो, चाहे जूम से जुड़िए, चाहे मिलते रहिए, कुल मिला जुला के आपके लीडरों से अगर लगातार संपर्क नहीं रहा तो बात बिगड़ने वाली है। तो कम्युनिकेशन पे काम करना है आपको। उसके बाद अगला जो लीडरशिप है, अब वो आती है एक फाइन ट्यूनिंग। अब कई लोग ट्यूनिंग तो डाउनलाइन से बना लेते हैं, अपलाइन से नहीं बना पाते। ये एक चैलेंज पार्ट है। अपलाइन से आपकी नहीं बनती तो ये आपकी कमजोरी है, और डाउनलाइन से भी नहीं बनती तो भी आपकी कमजोरी है। आपको एक मास्टर बनना है कि मैं अपलाइन कैसा भी हो उससे ट्यूनिंग बना लूं। एक अच्छा संगीतज्ञ की पहचान है कि अपने तबले को ट्यून करके और बजा दे। एक अच्छा म्यूजिशियन का जो निशानी है कि वो गिटार को अनट्यून्ड है उसको ट्यून कर ले, तारों को कस के ट्यून कर दे और उसे बजा दे। इस बिजनेस में एक अच्छा लीडर कौन है? अच्छा लीडर वो है जो डाउनलाइन अपलाइन की ट्यूनिंग सेट करके और अपने बिजनेस को अच्छा कर ले। इसमें मास्टरी हासिल करना है, ना कि आदमी न अपलाइन बदल सकते न बार बार डाउनलाइन बदल सकते। तो एक ट्यूनिंग अच्छी आनी चाहिए। मैंने इसको प्रैक्टिकली बहुत अच्छा किया है। मेरा रिकॉर्ड है अभी तक का, मेरे अपलाइन से आप पूछिए, मैं अपनी जुबान से क्या बड़ाई करूं। मेरे जितने भी अपलाइन हैं पिछले 14 साल हो गया, किसी भी अपलाइन के साथ आज तक तू मैं और बैठक और पंचायत नहीं हुआ आज तक, किसी भी मुद्दे पर नहीं हुआ है। और मेरी पूरी टीम है, मेरे जितने 100 डायमंड्स हैं एंड ओपल रूबी हैं, उनसे भी मेरे आज तक 14 साल हो गया, किसी भी लीडर से बैठक पंचायत मनमुटाव नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं। तो एक ट्यूनिंग बना के रखना होता है। इसमें आपको नहीं आती है तो आप कमजोर हो, आप मेहनती हो, आप बढ़िया बिजनेस कर रहे हो, मगर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगला पॉइंट है सेलिंग। हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस क्लोजिंग कराने आना चाहिए, सेल क्लोज कराने आना चाहिए। कई लोग सब काम कर लेते, सेल नहीं क्लोज करा पाते।
तो सेल क्लोज कराने आना चाहिए। तो कैसे टीम से क्लोजिंग कराना है, वीक में कैसे क्लोजिंग कराना है अपनी टीम से, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, 80,000 बिजनेस वॉल्यूम, 1,00,000, ये क्लोजिंग एक कला है। तो इसमें अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप कम से कम सर से पूछ, सर क्लोजिंग करने के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, अपने अपलाइन से बैठिए और उनसे सीखिए, या जो अच्छा क्लोजिंग कर रहे हैं उनसे उनके गुणों को चुराइए आप कि कैसे क्लोजिंग करा रहा है। ये एक बहुत बड़ा गुण है, ये इसमें बहुत एक अहम पार्ट है, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस, आप एज ए बिजनेस हो, एज ए लीडर, तो आपको बिजनेस तो करने आना चाहिए आपको। तो ये इस पे आपको ध्यान देना है, सेल आना चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ करने का, आयोजन करने का अल्टीमेट गोल है प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना। वो नहीं आया तो फिर क्या हुआ, ये इस पे विशेष ध्यान होना चाहिए, पूरा फोकस हमारा होना चाहिए इस पे। और अगला जो है, आपको अपने सभी किए गए कार्यों की एक रिपोर्ट तैयार करना है, और रिपोर्ट उसको बार बार चेक करते रहना है, और हो सके उस रिपोर्ट को अपने अपलाइन द्वारा फोन करके मिल के उस रिपोर्ट को चेक कराना कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं सर, ये और ये हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो एक रिपोर्ट उन्हें देंगे, एक डॉक्टर के पास रिपोर्ट पहुंचेगी तो उचित इलाज हो पाएगा आपका। तो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना आप सभी को। यहां से आपका ये लीडरशिप होने का, इस बैठे होने, ये कुछ काम है जो आपको करते रहना चाहिए। काम और भी है, मैंने कुछ ही पॉइंट को कवर किया है। और जब आप लीडर बनेंगे तो अब आपको एक चीज से और सावधान रहना है कि अब आपके ऊपर, अब लीडर माने एक छाप, तो आपका एक जो छवि है, मैंने देखा कि जैसे आदमी लीडर बनता है तो उसका उसके नेटवर्क में, वो लीडर तो है मगर अपने नेटवर्क में ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाया हो, तो उसकी बात पे लोग यकीन नहीं करते हैं, उसकी ट्रेनिंग को लोग अच्छे से नहीं बोलते, ये अरे इसको हटाओ। मतलब उसने, उस लीडर ने ही अपने टीम में ऐसी छवि बना रखा है कि उस छवि से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो मैं चाहूंगा कि आप पे अंगुली न उठे, आपका जो एक छवि है, और छवि, झूठी छवि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और झूठी छवि बनाने की कोशिश ना करें आप, अन्ना अपलाइन से कहें कि मेरा छवि झूठी बनवा दो, आप सही रहें, अपलाइन को मजबूरी होगा कि आपको प्रमोशन करेंगे अच्छे से, नहीं तो आप सही नहीं है और अपलाइन से कहे सर मुझे प्रमोट कर दे, तो प्रमोट अपलाइन तो करेगी मगर टीम वाला जानता है ये बेईमान आदमी है, तो जो प्रमोट करेगा उनको भी 4 बात मिलेगा और आपको तो मिलने ही वाला है। तो एक जो छवि है लीडर्स की, वो अपने हाथ में है, और आप बढ़िया काम कर रहे हैं वह भी एक छवि है, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं वह भी एक छवि है, आप कुछ भी जो कर रहे हैं एक अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आईफोन एक छाप छोड़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी एक छाप छोड़ रहे हैं, आपको भी एक छाप छोड़ना, क्या छाप छोड़ रहे हो आप, वो आपको देखना होगा। तो अकाउंटेबिलिटी खासकर मेन पार्ट है इस लेवल पे। अकाउंटेबिलिटी मतलब आपने किसी को टाइम दिया तो जाना ही चाहिए, आपने किसी को मदद करने का वादा किया तो मदद करना ही चाहिए। फाइनेंशियली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब व्यवसायिक तौर पे आपको करना है, अकाउंटेबल रहिए अपने काम के प्रति, अपने लेवल और काम के प्रति। अगर अकाउंटेबल नहीं रहेंगे तो 100% आपके ऊपर अंगुली उठने वाला है, 100% उठने वाला अंगुली है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, और इतना बड़ा पार्ट है सब, ये वक्त के अनुसार कि अगर इस पे काम नहीं करेंगे तो भी बिजनेस डाउन होने वाला है। टाइम मुझे लगता है ज्यादा हो रहा है, एक कुछ पॉइंट है ये करके मैं क्लोजिंग करूंगा। ये कुछ और चीजों को जो आपको साथ साथ करते रहना चाहिए कि आपको, अब जैसे मैं काम करता था गोरखपुर में, मेरा बढ़िया बिजनेस चलता था गोरखपुर, क्योंकि मैं ही कराने वाला था, तो मेरी लखनऊ टीम बनी तो मैं लखनऊ विजिट करता था, फिर मेरी टीम बनारस बनी तो मैं बनारस विजिट करता, मेरी टीम बिहार बनी तो मैं बिहार विजिट। यानी आपकी जो टीम बन रही है तो अपना मूल जो वेन्यू आपका है उसको तो बड़ा करना ही करना है, वहीं से समय निकाल जिस अदर सिटी में 2 4 10 की टीम बन रही है, विजिट कर करके पेशेंस साथ विजिट करना है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल आप पाएंगे कि उस सिटी में भी आपका बिजनेस बिल्ड हो गया। तो संग संग एक विजिट करते रहना आपको। उसके बाद पावर आप सिस्टम का सहयोग लेना है। ये सब मेरे अपलाइन में कोई डायमंड ही नहीं बना था बहुत दिन तक,
तो फिर तो मेरी टीम के लोग डायमंड शिप कैसे देखेंगे? तो श्रीमान जसवीर सर, श्रीमान शिव कुमार शर्मा सर, इन सबका डायमंड शिप होता था तो हम अपने लोगों को लेके जाते थे। सिस्टम का फायदा, यानी से SSS में किसी का भी फंक्शन हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, और अगर मुझे कान में मेरी जानकारी है और मुझे अगर पास मिल सकता है तो मैं अपने लोगों को वहां बैठा था। सिस्टम का फायदा मैं लेता था। आपको इस सिस्टम का फायदा लेना है, इससे भी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और सबसे जो जरूरी चीज है बिजनेस बिल्ड करने के लिए, एज ए लीडर, मैं लीडर की बात कर रहा हूं, फ्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं। पैसा ना होने के बाद फ्रेशर भी इस बिजनेस में सरवाइव कर लेता है, लेकिन एक लीडर अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा और बैकअप में उसके पास कुछ रखा नहीं होगा, फाइनेंस पैसा नहीं होगा, तो वो लीडर बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो सर्वाइवल इनकम आपको रखना होगा। जैसा एक फौज होती है, तो जब फौज एक लड़ाई पे निकलती है तो रिजर्व में भी फोर्स होती है, रिजर्व में वेपन्स होते हैं, रिजर्व में सिपाही होते हैं, और रिजर्व में दवाइयां होती हैं, रिजर्व में सारे टूल होते हैं। एक पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ बहुत दिनों से तैयारी होती है। यूक्रेन रसिया युद्ध में यूक्रेन की तैयारी तो कोई खास नहीं रही, मगर रसिया की भयानक तैयारी के साथ वो मैदान में उतरा हुआ है, बड़ी तैयारी के साथ, बैकअप के साथ उतरा हुआ है। यह भी या जिंदगी भी एक तरह की लड़ाई है। तो एक बैकअप के साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे आप अगर आपकी तैयारी नहीं होगी। तो एज ए लीडर सिल्वर पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड आप हैं, तो अगर फाइनेंशियली बैकबोन जो आपका अगर कमजोर हो, आप लाइबिलिटी पाल के रखे हो, दुनिया भर का कार ले लिया लोन पे, लोन से फंसे हुए हो, कर्जों में फंसे हुए हो, परिवार बड़ा है वहां पे खर्च, लाइबिलिटी से अगर उलझा हुआ आदमी, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे आप, बल्कि आप मन खराब रहेगा, डाउनलाइन से नहीं बना पाओगे, अपलाइन से नहीं, मतलब आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात, आप हार जाओगे लड़ाई। इसलिए खर्चे वगैरह मेंटेन करके रखो, आप उतना रिजर्व में रखो आप कि बिजनेस अप डाउन हो, हम फाइट कर सके, 2-3 साल तक बहुत दमदारी से काम कर सकें, हमारे खर्चा, हमारे आने जाने का और तथा हमारे घर का खर्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इतना बैकअप अगर नहीं है आपके पास, बिजनेस नहीं कर पाएंगे आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड और परेशान रहेंगे, कोई ट्रेनिंग काम नहीं करने वाली है। ये कुछ चीज को ध्यान रखेंगे तो बात बन जाएगा। अंतिम स्लाइड है ये। इतना अगर आप करेंगे तो उम्मीद है कि आप एक बड़ा बिजनेस बना पाएंगे या आप एक जिंदगी में एक अच्छा मुकाम पाएंगे। तो कितना किए, इतना किए तो क्या पाए, क्या खोए और क्या होना चाहिए? तो मुझे लगता है जब आप इतना करेंगे तो आपको डेफिनेटली फाइनेंशियली फ्रीडम आपको हो जानी चाहिए, क्योंकि आप व्यापारी हैं, हम लोग व्यापारी हैं, बनिया हैं, और बनिया को हमेशा यही जोड़ते रहना चाहिए कि प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो। तो अब इतना समय जो आदमी दिया, 14 साल, 15 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, तो व्यापारी हो तो जोड़ो ना कि क्या पाया और क्या खोया। तो एक तो फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाना चाहिए, अब तक फाइनेंस की और भी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम और बढ़ जाना चाहिए फाइनेंशियली, और सोच विचार भी बदल जाना चाहिए। और जब आपका पेट भरता है, सब कुछ भरता है, तो हमारे जीवन कई स्टेप में है। तो प्रथम जो स्टेज है वो है कि मटेरियलिस्टिक या फिजिकल जितनी भी जरूरतें हैं, मुझे लगता है कि अब आपको इतना करने के बाद मटेरियल और फिजिकली जो रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर उठ ही जाना चाहिए। अगर नहीं उठे हैं तो आप बहुत पिछड़े हुए हैं, आपको इससे मुक्त हो ही जाना चाहिए। कपड़े लत्ते, घर मकान, थोड़ी कुछ जो बैकअप है, इससे ऊपर उठ जाना चाहिए। अगर उठ गए तो आप प्रॉफिट में हो, और अभी भी इसी क्राइसिस में हो तो घाटे में चल रहे हो। थोड़ी सी काउंसलिंग कराओ अपलाइन से, और इस साल या 2 साल का टाइम लेके जल्दी से ऊपर उठो। मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर उठना जरूरी है। और इस संसार में जानवर, गाय गाय रह जाता है, भैंसे भैंसे रह जाती हैं, सभी एनिमल रह जाते हैं, लेकिन मनुष्य एक जो एनिमल है, जानवर है, वह अपने बुद्धि दिमाग से काम करके और अपने खाने पीने की व्यवस्थाएं किया, घर मकान सब कुछ बना लेता है। और जब मनुष्य उच्चतम
यानी मनुष्य जब ऊंचाई पे होता है, शिखर पे होता है, तो वहां से एक धर्म का उदय होता है। और आप देखेंगे भारत सनातन में भारतीय लोग खासकर आज से हजारों साल पहले वेद में उपनिषद लिख चुके थे। यानी भारतीय लोगों का जो मस्तिष्क था आज से हजारों लाखों साल पहले भी उनका जो मन था वो एक विकास यानी एक फिलोसफर की एटीट्यूड में आ चुकी थी। तो ये इस बात की गवाही देता कि भारतीय लोग विकास की उनकी यात्रा से हजारों साल पहले मतलब ऐसे बुद्धिजीवी लोग हो गए थे। यानी पेट मकान गाड़ी जो भी उस समय था उनका, जो ऐसे बोलूं को मटेरियल से ऊपर उठ चुके थे कई सौ साल पहले, हजार साल पहले। आपको जब आदमी टॉप लेवल पे पहुंचता है तो पढ़ाई में भी लास्ट में जाके एमफिल और पीएचडी ही होता है। किसी भी एजुकेशन का जो अंत है कहा जाता है वह पीएचडी, एमफिल या पीएचडी पे ही होता है, यानी वो दर्शन पे ही समाप्त होता है। यानी आपका पेट भर जाना चाहिए आपका अब, और जब पेट भर जाएगा तो आपका फिलॉसफी यानी आपका दृष्टिकोण अब जिंदगी को लेकर बदलना चाहिए। ये आपकी असली उपलब्धि होगी। अगर वो दृष्टिकोण नहीं बदला तो आप अभी भी फंसे हुए, चाहे कितना भी बड़ा लीडर आप बन जाए। अगर ये पेट नहीं भरा, अगर दर्शन वाली बात आपके दिमाग में यानी धर्म का उदय अब जीवन में नहीं हो रहा धीरे धीरे, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप अभी फंसे हुए हो आप मटेरियलिस्टिक चीज में, यानी आप उससे निकल ही नहीं पाए। वो एक फेस है, उससे निकलना बहुत जरूरी है।